हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आपको बता दूँ, इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ जो अपलोड किए हुए हैं। जैसे इससे पहले हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उससे पहले हमने मौलिक अधिकारों का जिक्र किया है। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक जो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को चेक कीजिए या आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वो सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। बात आती है अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो तो सिर्फ ये आपके लिए ही जानना ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट हो, आप सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, ठीक है, जो हमारे देश में रहते हैं, जो भारत देश के जो नागरिक हैं, प्यारे भारत के जो नागरिक हैं, उन सबको जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, उनके लिए राज्य के द्वारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि राज्य की उनके प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, या नागरिकों का मीन्स हमारा जो है मौलिक कर्तव्य क्या बनता है हमारे संविधान के प्रति या अपने देश के प्रति। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, शुरू में क्या था, हमारा जब संविधान बना था तो उसमें कहीं भी मौलिक कर्तव्यों का कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, आप दुनिया के अगर किसी बड़े से बड़े आप लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री को लीजिए, ठीक है, कोई भी उदारवादी देश हैं, उदारवादी लोकतंत्रात्मक देश हैं, तो वहाँ जैसे आप यूएसए की बात कीजिए, ठीक है, आप फ्रेंच की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, जर्मनी की बात कीजिए, किसी भी ऐसे इन बड़े बड़े देशों में कहीं भी मौलिक कर्तव्यों का ऐसा कहीं जिक्र ही नहीं मिलता हमें। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ जैसे यूएसएसआर है, ठीक है, जो समाजवादी देशों में अलग पैटर्न रहता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप मौलिक अधिकारों की बात करते हो, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपको कुछ मौलिक कर्तव्य भी सौंपे जाते हैं कि आपको जो है, अगर आपको अपने अधिकारों को एंजॉय करना है तो शर्त ये है कि आपको कुछ मौलिक कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। ठीक है, तो समाजवादी देशों में खासकर ये चीज़ें होती है कि वहाँ पे मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों को जो साथ साथ ले जाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 1976 में जब इमरजेंसी का दौर था, ठीक है, तो उस वक्त ये ज़रूरत आन पड़ी कि हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक आइडिया कहाँ से लिया, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया ले लिया मौलिक कर्तव्यों का। ठीक है, और 1976 में जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और एक आपातकाल की स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार ने एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में। तो सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किस से संबंधित है या कब बनी थी? तो 1976 में बनी थी और ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, ये कमेटी बनी, इसका काम क्या था, ये रिकमेंड करना था कि क्या हमारे देश में मौलिक कर्तव्य ज़रूरी हैं, या हैं तो क्या क्या मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, इस पर जो रिकमेंडेशन देगा, अपनी रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, तो क्या हुआ, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो भी मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंड किया, ठीक है, जो भी उन्होंने मौलिक कर्तव्य रिकमेंड किए, उसके परिणाम स्वरूप 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है हमारे देश में 1976 में। ठीक है, जहाँ पे हमारे संविधान में देखिए पार्ट 4 की जब हमने बात की थी तो पार्ट 4 क्या था, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड था कि स्टेट का जो अपने नागरिकों के प्रति क्या क्या कर्तव्य बनता है ना, कि स्टेट को क्या क्या ऐसे प्रावधान लाने चाहिए जिससे उनके नागरिकों का भला हो, सामाजिक आर्थिक न्याय हो। तो यहाँ पे तो देखा हमने स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या स्टेट के कर्तव्य, लेकिन अब हमारे कर्तव्यों की जब बात आती है कि हमारा भी तो कुछ स्टेट के प्रति या अपने संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या किया गया, उसी पार्ट 4 का एक पार्ट 4A बनाया गया। ठीक है, ए जोड़ा गया और आर्टिकल 51 से में जो है 51A जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें क्या किया गया, हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि अगर हम स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करें तो इन्होंने जो है 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात की थी।
ठीक है। लेकिन फाइनली जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है, ये पार्ट 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है, तब तक जो है 10 मौलिक ड्यूटीज़ को वहाँ पे ऐड किया गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है ऐड किया गया था, ठीक है। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो वर्तमान में जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जो है 11वीं जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी उसको भी ऐड किया गया है, ठीक है। अब हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11, ठीक है। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न तो आपके बिल्कुल डायरेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल ऐसे ही इस डायग्राम को अपने नोट्स पे उतार लेना है। और पहला देखिए आइडिया कहाँ से लिया जी? यूएसएसआर से। किस समिति की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को? स्वर्ण सिंह कमेटी कब बनी थी? 1976 में। कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें, ठीक है, जो कि कब? 1976 में हुआ था। किस पार्ट में जोड़ा गया? पार्ट 4 का ए। या किस आर्टिकल में जोड़ा गया? तो 51 का ए, ठीक है। और कितनी जोड़ी गई थी? 10। शुरू में कितनी थी? 8। और 11वीं कब जोड़ी गई? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जिसमें कहीं ना कहीं माता पिता को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको जो अपने बच्चों को प्राइमरी या कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो इस तरह से 5 और 6 क्वेश्चन तो यहाँ पे लगभग डायरेक्टली ही बन रहे हैं, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे भी डायरेक्टली ही जाते हैं, ठीक है, कि 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई या स्वर्ण सिंह कमेटी किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से देख लेना है। आगे हम बात करेंगे डिटेल में 1 बाय 1 अपने मौलिक कर्तव्यों की, कि हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य अपने संविधान या अपने स्टेट के प्रति बनते हैं। आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो पहली ड्यूटी है जिसमें संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। कि जो संविधान है, देखिए संविधान कैसा है, हमारे देश का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, ठीक है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान जो कानून है हमारा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है हमारे देश में। सब कुछ जो है कानून के अंतर्गत आता है, या कानून जो है सर्वोच्च है। और हमारा ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम इसका पालन करें, ठीक है, संविधान का पालन करें। और इसमें जो भी आदर्श हैं, ठीक है, जो भी इसके जो बेसिक जो आइडियल्स रखे गए हैं, ठीक है, जो भी आदर्श हैं, हमें उन आदर्शों को भी मानना चाहिए, ठीक है, उसका आदर करना चाहिए। अलग अलग जो भी संस्थाएं हैं जो हमारे संविधान के द्वारा स्थापित की गई है, हमें उनका आदर करना चाहिए। चाहे वो राष्ट्रध्वज है, ठीक है, जो हमारा तिरंगा है, हमें तिरंगे का आदर करना चाहिए। राष्ट्रगान, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रगान है, जैसा कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जब राष्ट्रगान बजता है कहीं भी, तो हमें जो है अपने स्थान पर सीधे खड़े सावधान पोजीशन में बैठना होता है, ठीक है। तो क्या है वो, कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रगान के प्रति हमारा आदर है। और ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनका आदर करना चाहिए। अपने आदर्शों का, जो हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जो संस्थाएं हैं जिनका संविधान के द्वारा जो है कहीं ना कहीं स्थापना की गई है, इनका हमें पालन करना चाहिए और इनका आदर करना चाहिए, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। ऐसे उच्च आदर्श जिससे क्या हो कि आपके अंदर जो एक राष्ट्रीय आंदोलन की भावना प्रेरित हो, ठीक है, आप उन चीज़ों को जो है अपने अंदर, अपने हृदय में संजो के रखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं समझता हूँ राष्ट्रीय आंदोलन माना, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये होनी चाहिए, राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन कहीं ना कहीं स्टेट के खिलाफ ही होते हैं, ठीक है, सिस्टम के खिलाफ ही होते हैं। तो ऐसी कोई हरकत होनी ही नहीं चाहिए जहाँ पे जो है आंदोलन करने पड़े, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे ये मौलिक कर्तव्य हमारा है कि चलो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को तो हम हृदय में संजोएं, साथ ही साथ कुछ ऐसे आदर्शों को भी हम हृदय में संजो के रखें जिससे हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो। ये हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमें ऐसे आदर्शों को अपने हृदय में रखना चाहिए जिससे हमारे देश के, हमारे दिलों में जो है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना या राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बनी रहे, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना देखिए, आप मैच तो देखते होंगे, आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, क्रिकेट, ठीक है। जब मान लो इंडिया का किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ जब क्रिकेट का मैच चला होता है, ठीक है, तो उस टाइम हमारे देश में ये नहीं देखा जाता कि हम किस पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं या किस कास्ट के लोग हैं, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता, बल्कि एक जो
सेम सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी जब आती है, ठीक है, सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो आता है कि अपने पूरे राष्ट्र के प्रति जब हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक उस मोमेंट पे, तो वो चीज़ क्या है, वो ही राष्ट्रवाद है आपके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके दिलों में होनी चाहिए, आपके हृदय में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक मुख्य मौलिक कर्तव्य हमारा, वो है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। हमारा भी ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम कहीं ना कहीं भारत की प्रभुसत्ता को बनाए रखें या भारत की प्रभुसत्ता की रक्षा करें, उसकी यूनिटी को बनाए रखें, उसकी अखंडता को हम बनाए रखें या उसकी रक्षा करें। देखिए आर्टिकल 19B हमें ये कहता है कि हमें कहीं भी सभा बनाने का अधिकार है, ठीक है। हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी सभा बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आपके इस मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है अगर ये खतरा बनता है हमारे देश की एकता और प्रभुसत्ता के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहां आप भारत की प्रभुसत्ता व इसकी एकता व अखंडता के लिए जहां आपके मौलिक अधिकार को भी निलंबित या प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो वहां आप सोच लीजिए कि ये हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, कि हमारे देश की जो प्रभुसत्ता है और हमारे देश की जो यूनिटी है, जो अखंडता है, इसकी रक्षा की जाए और ये बनी रहनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनता है। आगे है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करो, ठीक है। अब देखिए देश की रक्षा करने का जिम्मा सिर्फ आर्मी ने नहीं लिया हुआ है, सिर्फ सैनिकों ने नहीं लिया हुआ है, हम भी एक नागरिक के तौर पर देश की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। आह्वान किए जाने पर, ज़रूरत पड़े और मान लीजिए कि सरकार हमसे आह्वान कर रही कि आप आगे आइए और हमारे देश की रक्षा कीजिए, ठीक है, तो हमें वहाँ पर पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए या अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। आप अभी जानते ही होंगे कि यूएसएसआर और नॉट यूएसएसआर, रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी कितनी भयंकर स्थिति बन चुकी है, ठीक है। लगातार 10 या 11 दिन हो चुके हैं अभी उनकी लड़ाई चले हुए, और यूक्रेन के लोगों को देखो कि यूक्रेन के लोग भी सड़कों पर आकर रशिया के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। आप यूँ कहिए कि या तो वहाँ के राष्ट्रपति ने लोगों से आह्वान किया है, ठीक है, या जो नागरिक हैं, ठीक है, वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, अपने देश की रक्षा भी कर रहे हैं। और अगर वहाँ के राष्ट्रपति भी उनसे आह्वान करें कि आप प्लीज़ सड़कों पे आइए और रक्षा कीजिए हमारे देश की, ठीक है, तो वहाँ के नागरिक उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसा आज यूक्रेन कर रहा है, ठीक है, अपने देश की रक्षा कर रहा है, कहीं ना कहीं यूक्रेन के नागरिक अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा भी ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पे अपने देश की रक्षा के लिए हमें आगे आना पड़े या आह्वान किया जाए हमसे, तो हमें कभी पीछे नहीं रुकना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। पांचवा है कि सभी लोगों में समरता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, ठीक है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि देखिए हमारा देश जो है इतनी सारी भिन्नताओं वाला देश है, ठीक है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, कोई इतनी सारी कास्ट्स हैं, मतलब लोग बहुत ही हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद कुछ ना कुछ लोगों में चेंज मिलता ही है। लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन, फूड हैबिट्स, लिविंग स्टैंडर्ड, सब में जो है कहीं ना कहीं एक वेरिएशन है ही है। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सभी लोगों में एक समान भ्रातृत्व भावना पैदा करने के लिए या एक सेंस ऑफ यूनिटी को डेवलप करने के लिए, सेंस ऑफ ब्रदरहुड को डेवलप करने के लिए हमारे देश में क्या किया गया है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, एकल नागरिकता का जो यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि हम चाहे हिमाचल में रहते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे हम भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, लेकिन हम जो है कहाँ के नागरिक कहलाए जाएंगे, हम पूरे भारतवर्ष के नागरिक कहलाए जाएंगे, ताकि हमारे अंदर जो है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड बनी रहे, ठीक है। जब ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है तो उसके ऊपर देखिए हमारा भी ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे लोगों के साथ अपने कल्चर को शेयर करें, ठीक है, आना जाना करें, एक दूसरे के साथ मिलें जुलें, ठीक है, जिससे कि हमारे बीच में क्या हो, भाईचारे की भावना विकसित हो, ठीक है, भातृभाव विकसित हो, ठीक है। तो इस तरह के प्रयास भी हम लोगों को करने चाहिए, हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि संविधान हमें ये भी कहता है कि आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि क्या करें आप जो अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। आपकी संस्कृति कैसी रही है, उसके पीछे क्या गौरव गाथा है, ठीक है, क्या वो परंपरा रही है, ठीक है, आप उस चीज़ को समझें, उसका इम्पोर्टेंस समझें, उसका महत्व समझें और उसको आप प्रिजर्व करें, उसका परिरक्षण करें आप,
ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है, आज के समय में नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल से अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचा के रखना पड़ रहा है। ठीक है, जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया हुआ है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न वैल्यूज़ को ज़्यादा ही हम तवज्जो दे रहे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का क्या होता है ना, छोटे छोटे अगर कस्टम होते, छोटे छोटे रीति रिवाज भी होते हैं ना, वेस्ट के लोग ना उन चीज़ों पे भी रिसर्च करते हैं। लेकिन हम क्या है ना, जैसे कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें ऐसा लगता है जैसे अगर हम अपने ट्रेडिशनल किसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम जो है अभी तक पिछड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम उन चीज़ों को फॉलो, अगर वो चीज़ें नेगेटिव हैं तब तो माना कि चलो ठीक है, आपको वो चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर उनका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपको अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए ना, अपने कल्चर को आप आगे ले जाइए ना। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, ना कि आप अपने कल्चर को छोड़ के, अपनी संस्कृति को भूल के आप चले हैं जी विदेशी बनने, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है। संविधान कहता है कि आप अपनी संस्कृति को समझिए, उसका महत्व को समझिए और उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करें, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व उसका संवर्धन करें। देखिए, प्रकृति बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, जिस तरह से प्रकृति का ह्रास हो रहा है ना हम लोगों के द्वारा, इवन हम ही, जो हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना, इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। ठीक है, अभी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम जो है अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें व उसका संवर्धन करें। ठीक है, कैसे करें? हम प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, नए नए पेड़ हम उगा सकते हैं, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये कटाव, ठीक है, भूमि कटाव, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वनों का कटाव नहीं होना चाहिए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है? ठीक है, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, जहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स का काम चला होता है, इतने हाई लेवल की वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, माय गॉड, आप यकीन नहीं कर सकते कि उनकी जो इन्वायरमेंटल जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, या जो इस तरह की जो एक पावर प्रोजेक्ट पॉलिसीज़ बनाई गई होती है ना, उसमें से सिर्फ 5 और 10% चीज़ों को फॉलो किया जाता है, बाकी चीज़ें नहीं की जाती हैं। आप लोग इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों पे रिसर्च कीजिए कि हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब समझना चाहिए। ठीक है, और आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है, आप अपने पर्यावरण को, एटलीस्ट अपने आसपास के पर्यावरण की आप रक्षा करें। ठीक है, पूरे देश या पूरे वर्ल्ड को तो हम कहाँ ही सुधारने जा सकते हैं, लेकिन कम से कम बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, बीइंग अ सिविलाइज्ड पर्सन, आपके आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए, आपका पर्यावरण संरक्षित और सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। आप अपने अंदर जो है ना, अपनी जो सोच है ना, उसको थोड़ा सा साइंटिफिक बना दीजिए। ये फंडामेंटल ड्यूटी हमें जो है संविधान के द्वारा दी गई है। ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम जो अपना दृष्टिकोण कैसे बनाएं, एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरह का हम दृष्टिकोण बनाएं, किसी भी चीज़ों को हम साइंटिफिकली देखें। ठीक है, एक ऑर्थोडॉक्स या एक कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि पुरानी विचारधारा, वो पुरानी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। आप साइंटिफिकली सोचें किसी चीज़ पे। ठीक है, और ज्ञान अर्जन की भावना कि आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है, ज्ञान लेना है। ठीक है, वो इंस्टिंक्ट अपने अंदर पैदा कीजिए। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है और 9th है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ठीक है, तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती है या किसी एक का उस पर अधिकार नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा वो संपत्ति जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाई गई है, किसके लिए? सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, तो हमें जो उस प्रॉपर्टी को जो है संरक्षित या सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सार्वजनिक कोई पार्क है, ठीक है, सार्वजनिक पार्क मीन्स कोई ऐसा पार्क जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो सभी वृद्धों के लिए, ठीक है, सभी आमजन, सभी लोगों के लिए, वो तो वो कहीं ना कहीं एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, तो उसको जो सुरक्षित रखना चाहिए हमें, हमारा ये मौलिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां, जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि वाले सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, देखिए ये हर इंसान के अंदर ये इंस्टिंक्ट होना भी चाहिए और एक मौलिक कर्तव्य भी आपका कि चाहे वो कोई व्यक्तिगत गतिविधि है, चाहे वो सामूहिक गतिविधि है। ठीक है, आपको ऐसे सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, मतलब उसमें आगे बढ़ने का आपको जो है एक सतत प्रयास आपकी अपनी तरफ से जो पूरा प्रयास आपको करना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर, चाहे आप कलेक्टिवली जो है किसी पर्टिकुलर किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेते हो। ठीक है, तो आपको जो है आगे बढ़ते रहने का जो अपना एक प्रयास रखना
चाहिए, ठीक है, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य बनता है, ठीक है। और 11वां जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, वो ये था कि 6 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को जो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कौन प्रदान करें? माता पिता, ठीक है। देखिए, इससे पहले ये मौलिक कर्तव्य जो है कहीं ना कहीं जो आपका जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, उसमें आर्टिकल 45 में भी था, ठीक है। फिर बाद में इसको जो है क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 21A में, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको एक मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया कि पेरेंट्स का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। शिक्षा देगा कौन? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा कौन? स्टेट देगा, ठीक है। लेकिन स्टेट तभी देगा ना जब माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए अवसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुजारिश की जा रही है कि आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है, हर माँ बाप की ये ड्यूटी बनती है कि जिनके भी बच्चे 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों को जो है वो शिक्षा प्रदान करने या शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें, राइट। तो ये जो है माँ बाप के लिए ये मौलिक कर्तव्य है। आगे हम देखते हैं मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति क्या है, या मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या कुछ भेदभाव या भेद किया जा सकता है, इनको हम देखते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की प्रकृति के बारे में, ठीक है, कि प्रकृति कैसी है, इनका नेचर कैसा है। तो पहली बात यह है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। राज्य जो है जबरन जो है इनको अप्लाई या लागू नहीं करवा सकता, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जस्ट ये नैतिक है, एक गाइडलाइंस है, या आप यूँ समझिए कि एक रिकमेंडेशंस है कि आपके कि सिटीजन्स को जो है ऐसा कुछ अपना कर्तव्य भी करना या निभाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये अवाद योग्य है, मींस नॉन जस्टिसिएबल है। किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है इनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, वहाँ पे इन पे वाद विवाद नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरी बात क्या है? ओनली फॉर सिटीजन्स। अगर हमने मौलिक अधिकारों की बात के बारे में बात की थी, तो मौलिक अधिकार क्या थे? मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के लिए भी थे और विदेशियों के लिए भी थे, ठीक है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, ठीक है। भारतीय नागरिकों के ही वो मौलिक कर्तव्य बनते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं वर्मा कमेटी जो 1999 में आई थी। देखिए, कमेटीज़ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, इसमें एक तो स्वर्ण सिंह कमेटी, वर्मा कमेटी और वेंकट चलैया आयोग, ठीक है। देखिए, वर्मा कमेटी 1999 में आई थी, जो किस बात पर आधारित थी कि क्या मौलिक कर्तव्यों को जो लागू कराया जा सकता है या नहीं, ऐसी कोई विधि है। तो वर्मा कमेटी का ये मानना था कि जी हाँ, हमारे भारत में स्पष्ट रूप से ऐसी कई विधियां हैं जिनके द्वारा जो मौलिक कर्तव्यों को भी लागू करवाया जा सकता है, जिसमें जैसे उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य करना एक दंडनीय अपराध किस में माना गया है? IPC में, ठीक है, इंडियन पीनल कोड में। उसके तहत भी इन चीज़ों को जो है लागू करवाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना भी तो हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। अगर हम उस राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सरासर दंडनीय अपराध है, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का अधिनियम, ये 1971, इसके द्वारा भी कहीं ना कहीं इस मौलिक कर्तव्य को जो है लागू करवाया जा सकता है। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। तो ये सारे ऐसे ऐसे अधिनियम हैं जिनके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है लागू करवाया जा सकता है, ठीक है। एक वेंकट चलैया आयोग, वेंकट चलैया आयोग भी जो मौलिक कर्तव्यों के ऊपर ही बना हुआ था, जिसमें इसने जो है कुछ और विषयों को या कुछ और चीज़ों को जो है मौलिक कर्तव्यों में शामिल करने की बात की थी, ठीक है। किन चीज़ों को? जैसे कि सबसे पहला था कि चुनाव के समय मतदान का कर्तव्य, ठीक है। जब चुनाव होते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है मतदान करें, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो इसको भी ऐड करने की बात की थी। दूसरा, सहभागिता की बात की थी। सहभागिता की बात किस में? देखिए, जो भी लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं होती थी, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में सहभागिता की बात इसमें की गई है कि वो हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हमें उसमें पार्टिसिपेशन लेनी चाहिए। तीसरा, कर अदा करना, ठीक है, जो टैक्स अदा करना, ठीक है। तो टैक्स अदा करने का भी जो हमारा जो मौलिक कर्तव्य माना गया है। और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, किन बच्चों का? देखिए, हमने ऑलरेडी माता पिता को भी अपने बच्चों को जो है शिक्षा देने का जो है मौलिक कर्तव्य बनता है, तो वो तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। लेकिन यहाँ पे देखिए कि औद्योगिक संगठनों का भी ये कर्तव्य बनता है। जो इन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है कि उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने कर्मियों के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करें, कि
उनके जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, ठीक है, वो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रबंध भी वही लोग करें, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे बात की गई है। तो दिस वाज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दीजिए और रीज़न भी बता दीजिए। कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर लिखिए, बट कुछ अच्छा ही लिखें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।